Now 21. A wire is extended by different forces. The wire obeys Hooke's law. A graph is plotted to show the variation of a quantity y with a quantity x. आपके पास ग्राफ दे दिया है y वर्सेस x का और ये क्या है अल्लाह जानता है और ग्राफ आपके पास बेंड हो रहा है टूवर्ड्स x एक्सिस। मैथमेटिकली अगर आप देखें तो ये बराबर है ग्राफ जो है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x का ग्राफ है या आप इसको यूं भी कह सकते हैं y इज इक्वल्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, व्हाट कुड एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स, कह रहे हैं एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे देखने के लिए चलें तो आपके पास बी और सी ऑप्शंस को हम जरा पहले देख लेते हैं। देखिए, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आपके पास बी और सी में दे रहा है। ठीक है, बी और सी में जो ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दे रहा है ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन में जो रिलेशनशिप है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के ऊपर। ऑप्शन ए के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटेंशन है, यहाँ पे भी एक्सटेंशन और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें रिलेशनशिप निकालना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटेंशन के दरमियान। तो हम अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर है हाफ के टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मेरे बेटा अगर तुम ये देखो तो 1/2 और के ये तुम्हारे पास एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैं यूं भी लिख सकता हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is directly proportional to x square, or in other words x square is proportional to elastic potential energy। तो ये बेसिकली तुम्हारे पास ये हुआ। अब तुम्हारे पास y एक्सिस पे तुम्हारे पास x एक्सिस पे तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अगर तुम ये इसको इससे कंपेयर करो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x से, तो तुम्हारे पास x एक्सिस पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी और y एक्सिस पे तुम्हारे पास क्या आएगा जी। तो क्या कह रहा था कि आपके पास y एक्सिस पे एक्सटेंशन आएगा और x एक्सिस पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो आपके पास जो आंसर है वो है ए, x एक्सिस पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और y एक्सिस पे आपके पास एक्सटेंशन। आगे चलते हैं 22। अ वेव पल्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेच रोप इन द डायरेक्शन शोन, ये भी रिपीटेड सवाल है, पुराना है। विच डायग्राम शोज द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ पार्टिकल ऑन द रोप। तो बजाय इसके कि हम नीचे ऑप्शंस पे देखें, हम सबसे पहले इस पल्स के ऊपर देखते हैं। तो देखिए बेटा, जब ये वेव आगे की तरफ बढ़ेगी तो पहले तो ये आपके पास ही गुजरेगा, तो p के ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, फिर जब ये पार्ट इधर पे पहुंचेगा तो ये पार्टिकल p ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये यूं कर देते हैं कि पार्टिकल p ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, पार्टिकल p ऊपर की तरफ आ गया। उसके बाद फिर आपके पास ये वाला पार्ट आएगा, तो इट स्टेज एट द टॉप। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टे करेगा इस जगह पर पार्टिकल p। उसके बाद फिर आपके पास ये चीज़ पहुंचेगी, तो पार्टिकल इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये पार्टिकल अब आपके पास कहाँ जाएगा, पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेज और यहाँ पे लिख देते हैं डाउनवर्ड्स, यानी डाउन लिख के बस काफ़ी। ठीक है, उसके बाद फिर ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे ऊपर की साइन ले लेते हैं यूँ। बस इतना काफ़ी है। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। इधर देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, ऊपर जाएगा,
तो ये चला और उसके बाद ये नीचे गया, तो ऑप्शन ए आपके पास गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखें तो ये चला और उसके बाद फिर ये ऊपर गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ऑप्शन बी है। सी में देखिए, सी के अंदर यूं गया और नीचे गया है, तो सी भी आपके पास कैंसिल हो गया। अब डी में आप देखिए कि बी और डी में देखें तो बी में आपके पास पहले स्टे करा और फिर उसके बाद सॉरी पहले नीचे रहा और उसके बाद फिर ये ऊपर गया, तो बी और डी में आपके पास दोनों ऊपर गए। उसके बाद फिर हमने क्या लिखा है, वो स्टे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए स्टे कर रहा है, इसमें ये ऊपर जाते ही नीचे जा रहा है, तो ऑप्शन आपके पास डी हुआ। ठीक है भाई, बिल्कुल देखो रिजेंबल कर रहा है, ये हमने जो बनाए हैं और ये जो बनाए हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है। 23, which progressive which statement about progressive transfers and longitudinal wave is correct? Particles in a transfer wave have fixed equilibrium position, but those in longitudinal waves not. नहीं भाई, अगर वेव प्रोग्रेसिव वेव है तो पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे आपके पास अप एंड डाउन, तो ए तो बिल्कुल ही गलत बात कर दी। अच्छा, बी ऑप्शन में देखते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, बिल्कुल सही बात है, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी। यस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात कर रहा है। सी देखते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स ट्रांसफर एनर्जी लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डू नॉट, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। डी ऑप्शन देखते हैं, टू सोर्स इंटरफेरेंस कैन डेमोन्स्ट्रेटेड विद ट्रांसवर्स वेव्स बट नॉट विद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये भी गलत है, तो आपके पास आंसर बी हो गया। नाउ नेक्स्ट, a miniature loudspeaker initially at rest falls vertically from a window in a high building। ठीक है, एक लाउड स्पीकर है जो कि आपके पास किसी बिल्डिंग से गिरा है, वो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी। When the speaker has fallen a distance of 10 meters, जब स्पीकर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर गया, तो इट emits a very short pulse of sound of constant frequency of 256 hertz in all direction। तो ये तो डॉपलर इफेक्ट का सवाल लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज की आपके पास उसने एमिट की, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, सोर्स की है, स्पीकर की, ठीक है, सोर्स। नाउ द पल्स ऑफ साउंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो साउंड की स्पीड आपके पास दे दी कितनी, 330 मीटर पर सेकेंड, इज हियर्ड बाय अ पर्सन लीनिंग आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि सोर्स इज मूविंग अवे, दूर जा रही है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स ऑफ साउंड हेयर्ड बाय द पर्सन, तो ये आपसे एफ ओ की बात कर रहा है। नो मेरा बेटा, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मौजूद है, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, वेलोसिटी हमारे पास साउंड की मौजूद है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सोर्स नहीं है, यानी ये जो स्पीकर गिरा है ये किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला जो समझ में आ रहा है वो है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे सवाल में कहा इट इनिशियली एट रेस्ट, तो आपके पास ये तो हो गया 0, ठीक है। अब हम यहां पर 2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81, एस हमारे पास कितना है 10 मीटर्स, ये देखिए ये 10 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो ये हम यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर भी लिख देता हूँ यहाँ, और फिर ये कैलकुलेटर में प्लग इन करके आपके पास v की वैल्यू आ गई 14 मीटर्स पर सेकेंड। डॉपलर इफेक्ट के अंदर जब मूविंग अवे का केस होता है, पहले तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बराबर है सोर्स की फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय सोर्स की वेलोसिटी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी है
256 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आपके पास साउंड की कितनी है 330 अपॉन आपके पास साउंड की वेलोसिटी कितनी है 330 प्लस, ये प्लस कहाँ से आया, जब सोर्स इज मूविंग अवे, ठीक है, तो हमने बात की थी कि पॉजिटिव का डिनोमिनेटर में पॉजिटिव का साइन लगता है, ठीक है। और उसके बाद सोर्स की वेलोसिटी हमने अभी निकाली है स्पीकर की 40। इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 245 245। तो आंसर हमारे पास हुआ 246। 5 × 10⁻⁷, ठीक है, एंड 5 × 10⁻²। अच्छा, आगे जाने से पहले अगर 5 × 10⁻⁷, 5 × 10⁻⁷ को अगर मैं यूँ लिख लूँ 500 × 10⁻⁹, तो ये 500 नैनोमीटर्स आपके पास जो है ये विजिबल लाइट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद वो कह रहा है 5 × 10⁻², तो 10⁻² जो आपके पास होता है ये जो है, ये हमने बात की थी, ये हमेशा 10⁻² माइक्रोवेव्स होती हैं। खैर, अच्छा, two electromagnetic waves have wavelength they in a vacuum which identifies the region of electromagnetic spectrum to which the waves belong। तो हमने तो ऑलरेडी लिख लिया है, विजिबल आपके पास 500, ये विजिबल होगा, ये विजिबल है, ये विजिबल है, तो बी और डी और माइक्रोवेव, तो आंसर हमारे पास आ गया डी। नाउ 26, the wavelength of sound in air may be determined by using stationary waves। ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं और साउंड की स्टेशनरी वेव्स के जरिए, ठीक है। इन वन एक्सपेरिमेंट अ लाउड स्पीकर प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ बाय अ मेटल प्लेट अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर अवे। ये आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक लाउड स्पीकर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास एक अदद रिफ्लेक्टर रखा हुआ है और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इन्होंने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 1 मीटर है। आगे चलते हैं। A microphone connected to a CRO is moved between the loudspeaker and plate to identify regions of sound of intensity loud spots। Loudness का मतलब क्या है कि आपके पास एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, और उसके बाद लो साउंड इंटेंसिटी क्वाइट साउंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास 0 होगा। तो अब आपके पास अगर मैं इसको इस तरह से बता दूं कि ये 1 मीटर मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपके पास एक स्केल रखा हुआ है, ठीक है, और ये हमने क्लास में भी की थी, ठीक है, और ये हमारा स्केल अजीब सा हो गया है, खैर, और ये स्केल जो है ये मीटर रूल है, यानी 1 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से साउंड वेव ट्रेवल करके जाती है और ये आपके पास साउंड वेव यहाँ पहुँचती है। साउंड वेव इस रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट करती है और अपसाइड डाउन चली आ रही है और ये आपके पास ये साउंड वेव इस तरह से आ रही है, ये साउंड वेव। तो ये हमारे पास स्टेशनरी वेव आ गई। अब स्टेशनरी वेव के अंदर कहीं पर आपके पास नोड्स आ रहे हैं जिसको उसने क्वाइट साउंड कहा है और कहीं एंटी नोड्स आ रहे हैं जहां उसने उसको लाउड साउंड कहा है। उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? आपके पास लेट से ये मेरे पास माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन है और ये माइक्रोफोन जो है ये कनेक्ट हुआ हुआ है, ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन कनेक्ट हुआ हुआ है CRO से, ठीक है, ये CRO है। अब CRO की स्क्रीन के ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ज़ाहिर है आपके पास स्पीकर से साउंड वेव निकलती हुई नज़र नहीं आएगी आपको और रिफ्लेक्ट होती भी नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये सब चीज़ें आप जब देखेंगे वो कहाँ पे नज़र आएगी? आपको CRO की स्क्रीन पर नज़र आएगी। तो अब आपको माइक आपने यहाँ प्लेस किया तो यहाँ पर आपको नोड आपको मिला और उस वक्त आपके पास लेंथ जो थी वो मीटर रूल से आपने ये रीड कर ली। फिर आपने माइक को प्लेस किया इस जगह पर और आपको यहाँ पर जो है लेंथ मिल गई कि आपको सेकंड नोड आपको कहाँ पे मिला।
अब आपके पास, तो ये आप माइक को आगे पीछे करेंगे और आपके पास रीजन ऑफ नोड्स और एंटी नोड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई साउंड वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप कम से कम नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपको चाहिए हैं। तो विच रो शोज द क्वांटिटीज दैट आर नीडेड। अगर आपको याद हो तो मैंने इसको करवाया था किसके अंदर, ये एनिमेशन दिखाई थी आपको, और हमने जब वेवलेंथ मेजर की थी, ये नहीं, हमने साउंड की स्पीड ऑफ साउंड मेजर किया था। ठीक है, बाय यूजिंग स्टेशनरी वेव्स। तो हमने ये पूरा सारा पढ़ा था और हमने इसकी एनिमेशन भी देखी थी। तो आपको जो कम से कम क्वांटिटीज़ जिनकी आपको ज़रूरत होगी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो मेरे बेटा अगर लेट से तुम्हारे पास ये एक साउंड वेव आ रही है और ये आपके पास ये हो गया, तो ये आपके पास एक नोड हो गया और ये दूसरा नोड हो गया और ये आपके पास स्केल रखा हुआ है। ठीक है, तो पहला नोड लेट से आपके पास 0 सेंटीमीटर पे आया और दूसरा नोड लेट से 10 सेंटीमीटर पे आ गया, और आपको पता है नोड टू नोड इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। ठीक है, और नोड से नोड का डिस्टेंस जो है वो 0 से 10 सेंटीमीटर मींस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2, तो लैम्डा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपको जो सिर्फ चाहिए है वो क्या चाहिए, ना फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, ना आपको स्पीड ऑफ साउंड की ज़रूरत है वेवलेंथ मेजर करने के लिए, बल्कि आपको वेवलेंथ मेजर करने के लिए मीन सेपरेशन ऑफ क्वाइट स्पॉट्स। क्वाइट स्पॉट्स मींस नोड के दरमियान का डिस्टेंस। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, डी। और आगे चलते हैं। टू प्रोग्रेसिव वेव्स मीट एट a fixed point P. ठीक है, the variation with time t of the displacement of each wave at point P is shown. The two waves superpose at point P. ठीक है, और ये पॉइंट P किधर है भाई, डायग्राम में कहीं P पॉइंट नजर नहीं आ रहा। खैर चलो, what is the resultant displacement at time, what is the resultant displacement at time आपके पास 0.38 सेकेंड्स पे। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सवाल नज़र आ रहा है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जहाँ पर दो प्रोग्रेसिव वेव मीट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो जस्ट एन अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, तो आपके पास 0.38 को पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि 0.38 जो है पॉइंट वो किस जगह पर है। तो ये 0.3 है, ये 0.4 है, 1 2 3 4 5, तो ये इसका मतलब ये कि आपके पास एक जो है वो 0.2 का होगा। तो 0.32 4 6 और 8, तो ये पॉइंट जो है मेरा बेटा ये आपके पास 0.38 का बन रहा है। ठीक है, ये 0.38 है। 0.38 पे हमें क्या निकालना है, हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 0.38 पर आपके पास जो ये वाली वेव है, कौन सी वाली वेव, ये पॉइंट आपके पास लाई कर रहा है इस जगह पर। तो हम इसको रीड कर लेते हैं कि ये कितना है। तो अगर आपके पास ये 0 है और ये 1 है तो 2 4 6 8 10, तो ये आपके पास ये पॉइंट हमारा बना 0.4 का। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं दिस इज 0.4, और अबव द एक्स एक्सिस है तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया। उसके बाद फिर आपके पास ये जो 0.38 के ऊपर ये मिल रहा है वो ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास 1 1.2 1.4, तो ये हो गया हमारे पास माइनस -1.4। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द टू ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। तो आपके पास 1.4 में से 0.4 माइनस कर दें तो -0.1 बनेगा, यानी डी। सिंपल सा सवाल था। इन विच सिचुएशन डज द डिफ्रैक्शन अकर्स। डिफ्रैक्शन कह रहा है किस सिचुएशन में होती है। ठीक है, अ वेव बाउंसेस बैक फ्रॉम अ सरफेस, यानी ये तो आपके पास रिफ्लेक्शन होता है। अ वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये भी, ये रिफ्लेक्शन, ए रिफ्लेक्शन था, बी रिफ्रैक्शन है, ये गलत हो गया। सी देखते हैं। अ वेव पासिस थ्रू अ गैप इन अ बैरियर, यस, जब वेव किसी गैप में से पास होती है तो इट स्प्रेड्स इनटू अ ज्योमेट्रिकल शैडो। तो आपके पास आंसर सी क्लियरली नजर आ रहा है। नाउ डी भी हम पढ़ लेते हैं। डी आपके पास क्या है, वेव फ्रॉम टू आइडेंटिकल सोर्सेज आर सुपरपोज्ड।
ठीक है। तो आपके पास सुपरपोजिशन आपके पास डी के अंदर है, तो ये भी नजर नहीं आ रहा, ये इसको हम डिफ्रैक्शन नहीं कहते हैं, ठीक है। नाउ 29, light of a single frequency is incident on a pair of narrow slits that are a distance of 0.1 millimeter apart। आपके पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है दो स्लिट्स के दरमियान, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 0.1 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। दो स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, अ सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अवे। कह रहा है स्लिट और स्क्रीन के दरमियान का डिस्टेंस 2 मीटर्स है, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने थ्योरी में बात की थी कि ये दो स्लिट्स के दरमियान का जो सेपरेशन है उसको हम क्या देते हैं, स्मॉल डी, ठीक है। तो स्मॉल डी आपके पास है 0.10, और जो कैपिटल डी है वो आपके पास क्या है, स्लिट से लेके और आपके पास स्क्रीन तक का डिस्टेंस, तो इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इज 8 मिलीमीटर। मैंने आपको बताया था दो फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एफ एस। एफ एस स्टैंड्स फॉर फ्रिंज सेपरेशन। दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज सेपरेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम और ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि मेरा बेटा, अगर ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज आपके पास फॉर्म हो रही है, तो ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास पाथ डिफरेंस, बेटा ये पीडी का मतलब पाथ डिफरेंस है, इसको खुदारा पोटेंशियल डिफरेंस मत पढ़ देना। पीडी पाथ डिफरेंस, मेरे पास जगह कम है, पाथ डिफरेंस आपके पास जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पे पाथ डिफरेंस आपके पास जीरो होता है। उसके बाद आपके पास फिर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज आपके पास ये आ रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पे पाथ डिफरेंस हमारे पास 1 लैम्डा हो जाता है। फिर आपके पास सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पे पाथ डिफरेंस आपके पास कितना हो जाता है, 2 लैम्डा हो जाता है। तो ये हमने बात कर ली ब्राइट फ्रिंज के बारे में। अब हम डार्क फ्रिंज के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके पास जो आपके पास छोटी छोटी सी ग्रे शेडेड रीजन है, ये मेरा ख्याल है डार्क फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो डार्क फ्रिंज आपके पास अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो आपके पास जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज होती है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज और जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के दरमियान आपके पास डार्क फ्रिंज आ रही है, और उसमें जो आपके पास पाथ डिफरेंस है वो होता है लैम्डा बाय 2। फिर सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज आपके पास, इसमें जो पाथ डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज वो 1.5 लैम्डा है, ठीक है, 1.5 लैम्डा। नाउ तो डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस 8 मिलीमीटर, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज सेपरेशन। नाउ हम सवाल आगे देखते हैं कि कह क्या रहे हैं, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम द टू स्लिट्स दैट मीट एट द सेकेंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कि जी ये जो सेकेंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज है जिसमें पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्डा का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो हमारे पास वेवलेंथ लाइट की नहीं दी हुई, वरना तो हमने जस्ट 1.5 में लैम्डा की वैल्यू पुट करनी थी, हमारे पास आंसर आ जाता। तो सवाल में जान नहीं रहती, तो हमें सबसे पहले वेवलेंथ निकालनी होगी। और वेवलेंथ निकालने के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, फ्रिंज सेपरेशन या फ्रिंज स्पेसिंग बराबर है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। फ्रिंज सेपरेशन हमारे पास दी हुई है 8 मिलीमीटर, यानी 8 × 10⁻³ वेवलेंथ हमें निकालनी है। कैपिटल डी हमारे पास 2 मीटर दिया हुआ है और स्मॉल डी हमारे पास 0.1 प्रॉब्ली मिलीमीटर, यस दिस इज मिलीमीटर, ठीक है, ये मिलीमीटर। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.10 टाइम्स 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। यहाँ से मेरे पास बेटा वेवलेंथ की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4 × 10⁻⁷। और इसने सवाल में क्या कहा है कि हमें पाथ डिफरेंस निकालना है सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज का। तो सेकेंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज हमने देखा था, ये देखो सेकेंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज हमारे पास 1.5 लैम्डा पे था। तो अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए 1.5 लैम्डा। 1.5 लैम्डा की वैल्यू है 4 × 10⁻⁷। तो ये आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻⁷।
तो सी आंसर हो गया, आसान सा सवाल था। रेड लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ पासेस थ्रू अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, ब्राइट डॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। और ये आपके पास ये हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई, ये सेकंड ऑर्डर हो गई। सिमिलरली दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड और दिस इज सेंट्रल, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है। और ये हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई। आगे चलते हैं। द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड, द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड विद व्हाइट लाइट। कह रहा है कि जी रेड लाइट के बजाय आपके पास क्या आ गई, व्हाइट लाइट आ गई, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो आपके पास व्हाइट कलर की ही फॉर्म होगी, बाकी के अंदर आपके पास जो पैटर्न आ जाएगा वो रॉय जी बिव का पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास डॉट्स फॉर्म नहीं होंगे बल्कि पैटर्न होगा रॉय जी बिव कलर का, ठीक है। तो ए ऑप्शन कैंसिल हो जाता है और बी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जिस पॉइंट पर है वहीं पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जहां पहले थी वहीं पर आपकी फॉर्म हुई, ये बात क्लियर। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ आपके पास, वेवलेंथ को हम नहीं देख रहे, हम साइन थीटा और एन के दरमियान देख रहे हैं। जैसे से सेकेंड ऑर्डर होगा, एन की वैल्यू 2 होगी, तो थीटा जो है जैसे से एन आपके पास इंक्रीज करेगा, एन इंक्रीज करेगा, तो मेरा बेटा थीटा आपके पास वो भी इंक्रीज करेगा। मींस फर्स्ट ऑर्डर जो है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के करीब होगा, यानी ये गैप आपके पास स्मॉलर होना चाहिए और ये गैप ज्यादा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। रीजन क्या है? फॉर सेकेंड ऑर्डर थीटा मस्ट बी लार्जर, तो गैप इंक्रीज होना चाहिए, गैप साइज इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और तो ये आपके पास सी के अंदर शुरू में गैप आपके पास उसने ज्यादा दिखाए हैं और इसमें गैप उसने कम दिखाया है, जबकि होना क्या चाहिए कि ये गैप स्मॉलर होना चाहिए और ये गैप लार्जर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये गैप कम है और ये गैप 19-20 का ही फर्क है यार, ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं दिखाया, लेकिन इसके मुकाबले में कंपैरेटिवली ये ज़्यादा बेहतर है। तो डी आपके पास राइट आंसर है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला है। इसमें साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एन, एज द ऑर्डर नंबर इंक्रीजेस थीटा और साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, मीन्स कि आपके पास उतना ज़्यादा आपके पास दूर जाके बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। तो सी के अंदर ऑप्शन सी में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, देखो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, इनके दरमियान गैप ज़्यादा है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज और सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के दरमियान गैप कम है, तो इसलिए हमने सी को कैंसिल कर दिया। जबकि डी के अंदर देखो तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, इनके दरमियान गैप कम है और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के दरमियान गैप ऑलमोस्ट 19-20 का है। इसको अगर ये थोड़ा सा इधर करके बना देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता, तो इसलिए सी को हमने कैंसिल किया, तो सी आंसर